हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जी के लूसन हिंदी में। दोस्तों, आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। आज बात करेंगे कृषि की। तो दोस्तों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है तथा जनसंख्या 48.9% भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा व्यवसाय है। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे सोम गोपाल थे। भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। भारत में कृषि के क्षेत्र के जीडीपी का 0.3% भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है, जबकि अमेरिका में यह 4% है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने इसे 5% करने का सुझाव दिया है। सन 2011 से 12 के स्थिर कीमत सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2017-18 में कृषि एवं सहायक क्रियाएं क्षेत्र का हिस्सा 17.1% रह गया है। राष्ट्रीय आय लेखांकन की संशोधित विधि के अनुसार स्थिर कीमतें 2011 से 12 पर सकल मूल्यवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड में विकास दर 2016 से 17 में 6.3% आकलित की गई है। वर्ष 2017 से 18 के लिए यह वृद्धि दर 3.4% आकलित की गई है। कुल सकल पूंजी निर्माण के अनुपात के रूप में सकल राष्ट्रीय पूंजी निर्माण 2011 से 12 के मूल्य की कीमतों पर 2011 से 12 में 8.6% से गिर कर 2013 से 14 में 7.4% रह गई है। CSO द्वारा जारी संशोधित अनुमानों के अनुसार कृषि में GVA में कृषि और संबंध GCF का प्रतिशत शेयर 2012 से 13 में 16.6% से 2015-16 में 16.3% तक गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। शुद्ध देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका कमाता है। देश का लगभग 55% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। कृषिगत उपजों के अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य वर्ष 2016 से 17 और उपज और राज्य और कुल उत्पादन का प्रतिशत। चावल पश्चिम बंगाल में 13.7%, गेहूँ उत्तर प्रदेश में 30.6%, मक्का महाराष्ट्र में 14.5%, मोटा अनाज राजस्थान में 15.8%, दालें मध्य प्रदेश में 27.2%, कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में 17.8%, मूंगफली गुजरात में 41.8%, सरसों 46.5% राजस्थान में, सोयाबीन मध्य प्रदेश में 51.3%। समस्त तिलहन मध्य प्रदेश में 87, गन्ना उत्तर प्रदेश 41.1%, कपास गुजरात में 32.1%, जूट पश्चिम बंगाल में 75.1%। कृषि आदान एवं उत्पादन। भारतीय कृषि अब भी मानसून पर ही निर्भर करती है। वर्ष 2012 से 13 पूरे भारत में कुल फसल का उत्पादन क्षेत्र में निव्वल संचित क्षेत्र 33.9% था। सबसे अधिक संचित क्षेत्र में दृष्टि से 4 राज्यों को अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा। सबसे कम संचित क्षेत्र वाला राज्य है असम। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत का दृष्टि से सर्वाधिक संचित राज्य पंजाब 97.8% है और सर्वाधिक असंचित राज्य मिजोरम 92.7% है। नलकूपों, कुओं तथा शहर द्वारा सिंचित क्षेत्रों का क्षेत्रफल के आधार पर निम्न क्रम है: नलकूप, नहर और कुआं। नलकूप द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल की सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। देश के अधिकतर भागों में भारतीय मृदा में बोरान, जिंक, तांबा, लोहा आदि जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दिखाई देती है। ICAR द्वारा किए गए सस्य विज्ञान संबंधी परीक्षणों के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति करने वाली उर्वरक 0.3 से 0.6%, 0.3 से 0.6 टन प्रति हेक्टेयर तक अनाज में अतिरिक्त उपज बढ़ा सकती है। कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपजों के दूसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 28 फरवरी 2019 को जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार पूर्व वर्ष 2017 से 18 की तुलना में
2018 से 19 में खाद्यान्न उत्पादन में कुछ गिरावट संभावित है। चावल का उत्पादन इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान है, जबकि गेहूं, मोटे अनाजों, दालों, मूंगफली, गन्ना व कपास के उत्पादन में गिरावट का अनुमान इन आंकड़ों में लगाया गया है। प्रमुख फसलों का उत्पादन मिलियन टन उपज। कुल खाद्यान्न 2016-17 से 275.1 11 2017-18 चौथे अन्न में 284.3 आर और द्वितीय अन्न में 281.37, जिसमें है चावल 109.70 और 112.92 115, गेहूँ 98.5, ये आपका है ईयर वाइज 98.5, फिर 99.70, फिर 99.12, मोटे अनाज 43.77, 46.99, 42.64, मक्का 45.90, 28.72, 27.80, दलहन 23.13, 25.23, 34.02, चना 9.38, 11.23, 10.32, तूर 4.87, 4.25, 3.68, उड़द 2.83, 3.56, 3.366, तिलहन 31.28, 31.31, 31.50, सोयाबीन 31.16, 10.98, 13.69, मूंगफली 7.46, 9.18, 6.97, R&D बीज 1.38, 1.57, 1.18, 1.18 एंड रैपिड सीड में सरसों 7.92, 8.32, R 8.40, गन्ना 306.07, 376.91 और 381.383, कपास 32.58, 34.89, 30.09, जूट व मेस्ता 10.96, 10.14 एंड 10.07। रिकॉर्ड उत्पादन प्रति गांठ 170 किलोग्राम और प्रति गांठ 180 किलोग्राम। तो न्यू टेबल है आपकी फसल लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और फिर MSP में वृद्धि और लागत में तुलना के नए MSP का अधिक परसेंटेज। बात करते हैं पहले धान सामान्य की। तो 2000 लागत जो थी से 1166 रुपये प्रति क्विंटल और 1750 2018-19 में, फिर 2017-18 में 1550 हो गई थी। और उसके MSP में वृद्धि की बात की जाए निरपेक्ष 200 और प्रतिशत वृद्धि थी 12.90 और लागत की तुलना में नए प्रतिशत थे आपका 50.09। फिर धान ग्रेड A, फिर अरहर, मूंग, उड़द, रागरी, बाजरा, तिल, काला तिल, ज्वार हाइब्रिड, ज्वार मालदड्डी, मक्का, कपास, लंबा रेशा कपास, मध्यम रेशा, सोयाबीन, मूंगफली और सूरजमुखी। तो बात करते हैं आगे कृषिगत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा 24 महत्वपूर्ण कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की घोषणा की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP द्वारा की जाती है। नोट सर्वप्रथम कृषि कीमत का आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी, जिसे 1985 में कृषि लागत व कीमत आयोग का नाम दिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वर्ष 2018 से 19 में सर्वाधिक वृद्धि रागी के मामले में हुई, जिसे 1900 प्रति कुंटल से बढ़ाकर 2897 प्रति कुंटल किया गया। वर्ष 2018-19 के लिए गन्ने का उत्पादन लागत 155 रुपये प्रति कुंटल आकलित की गई थी, जबकि पिराई सत्र 2018 से 19 के लिए गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य 275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया, यानी वर्ष 2017 से 18 के रुपये 255 प्रति क्विंटल से 20 रुपये अधिक थे। भारतीय मुद्रा का 67% हिस्सा कम जैविक कार्बन से युक्त है। इसके लिए जैविक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाने की जरूरत है। भारत में कृषि उत्पादन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, खाद्यान्न और अखाद्यान्न। इसमें अखाद्यान्नों का हिस्सा लगभग 2/3 और खाद्यान्नों का हिस्सा लगभग 1/3 है। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत में विश्व में ब्राज़ील के बाद चीनी उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व के कुल कॉफ़ी उत्पादन में 4% भाग का उत्पादन भारत में विश्व के में छठा स्थान ब्राज़ील में प्रथम में होता है। भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का 56.5% केवल कर्नाटक राज्य में होता है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश और पंजाब है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा पंजाब है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
अक्टूबर 1999 से लागू किया गया भूमि सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के कदम उठाए गए। पहला, मध्यस्थों का उन्मूलन, दूसरा काश्तकारी सुधार और तीसरा कृषि का पुनर्गठन। पहली पंचवर्षीय योजना की सम्मति तक देश में मध्यस्थों का उन्मूलन छोटे छोटे क्षेत्रों को छोड़कर किया जा चुका था। काश्तकारी सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के उपाय किए गए। पहला, लगान का नियमन, काश्त अधिकार की सुरक्षा तथा काश्तकारों की भूमि का मूल्यांकन, मलिकाना अधिकार। कृषि के पुनर्गठन के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार के उपाय हैं। पहला, जोतों की सीमाबंदी तथा जोतों की चकबंदी किए जाए। जोतों की सीमाबंदी और जोत का वह महत्तम क्षेत्रफल है जो राज्य के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा जिससे अधिक जोत का होना अवैध माना जाता है। जोतों का चकबंदी, विभाजित व खंडित जोतों को इकट्ठा करना। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार का है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली जोत समानता जोत, 1 से 4 हेक्टेयर वाली को जोत लघु जोत और 4 हेक्टेयर से बड़ी क्षेत्रफल वाली को जोत बृहद जोत कही जाती है। भारत में सबसे पहले 1920 ईस्वी में बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई। हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, जिसकी पैदावार में 500% की वृद्धि हुई। कृषि वित्त के गैर संस्थागत स्रोतों से महाजन तथा साहूकार संबंधी या रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार और आढ़तिए प्रमुख हैं। कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में सहकारी समितियां और सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार आदि प्रमुख हैं। सहकारी संगठन का प्रारंभ सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में हुआ था। प्राथमिक सहकारी समिति का अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। कृषि उत्पाद बोर्ड, निकाय, मुख्यालय और अधिनियम। कॉफ़ी बोर्ड, बेंगलुरु, कर्नाटक। कॉफ़ी अधिनियम 1942 की धारा 4 के। रबड़ बोर्ड, कोट्टयम। रबड़ अवधि, केरल 1947 के द्वारा। चाय बोर्ड, कोलकाता। चाय आदि अधिनियम 1953। तंबाकू बोर्ड, गुंटूर। तंबाकू अधिनियम आंध्र प्रदेश 1975 में। मसाला बोर्ड, कोच्चि, केरल। मसाला आदि 1986। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड, दिल्ली 26 दिसंबर 2008। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, पुणे 2 जनवरी 2009। राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद 2006। संबद्ध क्षेत्र में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग। भारतीय कृषि प्रणाली रोजगार, भारवाही पशुओं और खाद्य प्रदान के लिए करते हुए खेती की मिश्रित फसल पशुधन खेती प्रणाली है। 2014 से 15 में भारत में 140.3 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन हुआ, जो वर्ष 2013 से संबंधित क्षेत्र पशुपालन, डेयरी तथा और मत्स्य उद्योग। भारतीय कृषि प्रणाली के रोजगार, भारी वाहन पशुओं और खाद्य प्रदान करते हुए खेती को मिश्रित फसल पशुधन खेती प्रणाली है। 2014 से 15 में भारत में 146.3 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन हुआ, जो वर्ष 2013-14 के 137.59 मिलियन टन से 6.26% अधिक है। 2014-15 में विश्व के दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर विश्व के दुग्ध उत्पादन 18.5% उत्पादित किया गया है। नोट FAO के अनुसार 2014 में विश्व में 779 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ, जो वर्ष 2013 के 765 मिलियन टन से 3.1% अधिक है। वर्ष 2014 से 15 में भारत के प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 322 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। यह 2013 के दौरान 294 ग्राम प्रतिदिन के विश्व औसत से अधिक है। वर्ष 2014 से 15 में अंडों का उत्पादन लगभग 78.48 बिलियन तथा मुर्गों के मांस का उत्पादन अनुमानित 3.4 मैट्रिक टन था। मत्स्य उद्योग का हिस्सा देश के GDP का लगभग 1% तथा कृषि के GDP का 5.8% है। 2014 से 15 में कुल मछली उत्पादन 10.16 मैट्रिक टन थी, जो 2013 से के उत्पादन से 6.18% अधिक है। 2015 से 16 की पहली 2 तिमाहियों में 4.69 मैट्रिक टन यानी अंतरिम मछली उत्पादन का अनुमान है। 2015 के FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 194.6 मिलियन है। भारत में कृषि व्यापार, विश्व व्यापार संगठन WTA की व्यापार सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2014 में विश्व व्यापार में भारत
का कृषि निर्यात और आयात का हिस्सा क्रमशः 2.46% और 1.46% था। कृषि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि निर्यात वर्ष 2014 से 15 में 12.08% हो गया। इसी अवधि के दौरान कृषि सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में कृषि आयात 5.82% हो गया। उद्योग। आज़ादी के बाद देश का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के की गई थी। सन 1948 ईस्वी में औद्योगिक नीति के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के दोनों के ही महत्व को स्वीकार किया गया, परंतु मूल उद्योगों के विकास का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपा गया। भारत में औद्योगिक नीति पुनः सन 1956 ईस्वी में लाई गई, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारी क्षेत्र का विकास तथा निजी एकाधिकारियों पर नियंत्रण जैसे उद्देश्य शामिल किए गए। सन 1948 ईस्वी को औद्योगिक नीति के उद्योगों को 4 श्रेणियों में बनाई गई, जबकि सन 1956 ईस्वी को नीति में इसे घटाकर 3 कर दिया गया। सन 1973 ईस्वी में दत्त समितियों की सिफारिशों के आधार पर संयुक्त क्षेत्र का गठन किया गया। सन 1980 में औद्योगिक नीति आर्थिक संघवाद की धारणा से प्रेरित थी तथा इसमें किसी पर आधारित उद्योगों की रियायतें देने की नीति अपनाई गई थी। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 ईस्वी को की गई, जिसमें व्यापक स्तर पर उदारवादी कदमों की घोषणा की गई। इस नई औद्योगिक नीति के 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। बाद में 13 और उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया तथा जिससे लाइसेंसों की आवश्यकता से युक्त उद्योगों की संख्या वर्तमान से घटकर 5 रह गई। नई औद्योगिक नीति में निजीकरण एवं उदारीकरण प्रमुख है। सार्वजनिक उद्यम जैसे वैसे उद्यम हैं जिनका संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा होता है। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की संख्या है परमाणु उद्योग हैं, परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन। रक्षा संबंधी उत्पादन के लिए क्षेत्र से निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति प्रदान दी गई है, जिसमें कि 49% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति 2015 में प्रदान की गई थी। नवरत्न का दर्जा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है और 1997 ईस्वी में यह दर्जा मूलतः 9 कंपनियों के लिए ही सृजित किया गया था। कालांतर में संख्या बढ़ती रही। 21 दिसंबर 2009 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए महारत्न दर्जे के लिए सृजन में किया गया। यह दर्जा उन्हीं कंपनियों का मिलेगा जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में औसतन 5 कमाया। और नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां जहां 1000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावों पर केंद्र सरकार के पूर्ण अनुवाद के बिना ही निर्णय ले सकती है, वहीं महारत्न कंपनियों को 5000 करोड़ रुपए तक का निवेश प्रस्तावों के लिए स्वायत्तता प्राप्त है। लाइसेंस की आवश्यकता हेतु युक्त उद्योग। लाइसेंस की आवश्यकता से युक्त उद्योग। पहला, अल्कोहलिक युक्त पेयों का आश्वासन व इनमें शराब बनाना, तंबाकू के शिकार एवं सिगरेटें तथा विनिर्मित तंबाकू के अन्य विकल्प, इलेक्ट्रॉनिक, एयर स्पेस तथा रक्षा उपकरणों के सभी प्रकार के डिटोनेटिंग फ्यूज़, सेफ्टी फ्यूज़, गन पाउडर, नाइट्रो सेल्यूलोज तथा माचिस सहित औद्योगिक विस्फोटक सामग्री, खतरनाक रसायन। भारत में दर्जा प्राप्त करने वाली नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनियां, स्थापना वर्ष और मुख्यालय। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL 1974 में स्थापना वर्ष, मुख्यालय मुंबई। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL 1986 में नई दिल्ली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL 1954 में बेंगलुरु। भारत एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL 1944 में बेंगलुरु। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC यानी 1986 में नई दिल्ली। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC 1958 में हैदराबाद। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL 1979 में नई दिल्ली। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC 1959 में नई दिल्ली। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी NALCO 1981 में उड़ीसा। भारतीय नौवहन निगम SCI 1961 में मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL 1982 में विशाखापट्टनम। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL 1959 में डुलियाजान। नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन NLC 1956 में चेन्नई। नेशनल बिल्डिंग
कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1960 में नई दिल्ली, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 1965 में नई दिल्ली और भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड 1988 में। जुलाई 2014 से भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। यह रेल मंत्रालय के अधीन है। भारत की महारत्न कंपनियां। स्थापना वर्ष, मुख्यालय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC 1975 में नई दिल्ली, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC 1956 में देहरादून, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड SAIL 1974 में नई दिल्ली, भारतीय तेल निगम IOC 1964 में नई दिल्ली, कोल इंडिया लिमिटेड CIL 1975 में कलकत्ता, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL 1964 में नई दिल्ली, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL 1984 में नई दिल्ली, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL 1977 में मुंबई। नोट 2005-2010 को भारत सरकार ने 4 सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा प्रदान किया। 5वीं महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को अप्रैल 2011 में, भेल एवं गेल को 2013 में महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। 24 जनवरी 1976 को ब्रह्मशेल को भारत सरकार के अधिग्रहण कर भारत की रिफाइनरी लिमिटेड बनाया गया। 1 अगस्त 1977 को भारत की रिफाइनरी लिमिटेड का नाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन कर लिया गया था। सितंबर 2017 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया। मिनी रत्न योजना का प्रारंभ अक्टूबर 1997 को किया गया। 2 जून 2015 को इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी IREDA को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त किया गया। परिणामतः मिनी रत्न कंपनियों की संख्या मई 2016 तक 74 हो गई थी, जिसमें कि मिनी रत्न 1 को संख्या 57 व मिनी रत्न 2 को 17 है। मिनी रत्न प्रथम सरकार की अनुमति के बिना 500 करोड़ रुपए या अपने शुद्ध मूल्य के बराबर जो भी कम खर्च हो सकती है, वही मिनी रत्न सेकंड कंपनियों को शुद्ध मूल्य का 50% अथवा 150 करोड़ रुपए में जो कम हो खर्च कर सकती है। बड़े उद्योगों में IDBI, IFCI, ICCI, IRCI तथा लघु उद्योगों में SIDBI ऋण देता है। आर्थिक गणना की 2005 के अनुसार देश में 4.212 करोड़ उद्यमों में 50% से अधिक उद्यम 5 राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश में स्थापित है। कपड़ा उद्योग भारत का कृषि में बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।